नमस्कार दोस्तों, एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं के.एन. मिश्रा। दोस्तों, यूपी पुलिस री एग्जाम जीके की 24वीं टेस्ट सीरीज लेकर मैं उपस्थित हूं। यह सुपरफास्ट रिवीजन की टेस्ट सीरीज है। इसमें कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। तो बहुत अच्छे प्रश्न हैं इस सीरीज में, इसलिए अंत तक वीडियो में हमारे साथ बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित उद्योगों और उनसे संबंधित केंद्रों में से किसका सुमेल नहीं है। ठीक है, सुमेल नहीं है बताना है। ऑप्शन ए है पिट्सबर्ग लोहा एवं इस्पात। ऑप्शन बी है संघाई चीन सूती वस्त्र उद्योग। ऑप्शन सी है डूंडी स्कॉटलैंड सिगार उद्योग। ऑप्शन डी है लेनिनग्राद सेंट पीटर्सबर्ग रूस में है पोत निर्माण। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए जल्दी से। ऑप्शन सी डूंडी स्कॉटलैंड सुमेलित नहीं है, क्योंकि सिगार उद्योग के लिए कौन जाना जाता है, हवाना। सिगार उद्योग के लिए कौन जाना जाता है, हवाना जाना जाता है। तो डूंडी किसके लिए जाना जाता है, डूंडी जो है ये जूट वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। डूंडी जूट वस्त्र उद्योग के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जबकि सिगार के लिए क्या प्रसिद्ध है, हवाना प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। चिक्की कमाता या चिपकी कमाता कहा जाता है, चिली में स्थित है, किस खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है चांदी, ऑप्शन बी है लौह, ऑप्शन सी है मैग्नीज, ऑप्शन डी है तांबा। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है तो आप जानते होंगे। ऑप्शन डी तांबा सही है। चुक्की कमाता खान चिली में स्थित है, तांबे की सबसे बड़ी खान है। ठीक है, चलिए तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। आज का तीसरा प्रश्न है, आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य है। क्या आर्कटिक महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ने वाला जल डमरू मध्य कौन सा है। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है डोअर, ऑप्शन बी है टारेस, ऑप्शन सी है मलक्का और ऑप्शन डी है बेरिंग। तो कौन जोड़ता है आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, तो इसमें होगा डी ऑप्शन बेरिंग जल संधि। ठीक है ना, ऑप्शन डी सही है, बेरिंग जल संधि। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनाती है। ठीक है ना, क्या है पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा। ऑप्शन ए है नील, ऑप्शन बी है मिसिसिपी, ऑप्शन सी है हांगहो, ऑप्शन डी है डेन्यूब। तो कौन सी नदी है जो पक्षी के पंजे की आकृति वाला डेल्टा बनाती है, मिसिसिपी नदी। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, आप अपने जवाब कमेंट बॉक्स में करते रहिएगा। अगर 10 से अधिक प्रश्न आप सॉल्व कर पाते हैं तो जान लीजिए आप बहुत बेहतर स्थिति में हैं, अन्यथा की स्थिति में आपको और मेहनत बढ़ाने की जरूरत है। ठीक है, चलिए पांचवें प्रश्न की तरफ चलते हैं। वह कौन सा देश है जहां तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण दिसंबर 2023 में किया गया। ठीक है, जहां तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया, कौन सा देश है। ऑप्शन ए है जर्मनी, ऑप्शन बी है फ्रांस, ऑप्शन सी है ब्रिटेन, ऑप्शन डी है मलेशिया। तो कौन सा देश है, ऑप्शन बी फ्रांस है। फ्रांस के कहाँ, सेरगी शहर में। फ्रांस के सेरगी शहर में तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण दिसंबर 2023 में किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, देखिए फ्रांस के सेरगी शहर में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। ठीक है ना, चलिए छठे प्रश्न की तरफ चलते हैं। भारत सरकार ने किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। किस वर्ष तक सिकल सेल एनीमिया, इस समय ये बहुत बड़ी बीमारी है। सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन का लक्ष्य कब तक रखा भारत सरकार ने। चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 2030 तक, ऑप्शन बी है 2027 तक, ऑप्शन सी है 2035 तक और ऑप्शन डी है 2047 तक। तो कब तक रखा है,
ऑप्शन डी 2047 तक। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2023 को, कब, 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से, ठीक है ना, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन, क्या, राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया। इस मिशन के तहत वर्ष 2047 तक सिकल सेल एनीमिया के उन्मूलन का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एकदम तैयार रखिएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। देश में स्थित निम्नलिखित रामसर स्थलों में से किसका सुमेल नहीं है। किसका सुमेल नहीं बताना है, ये रामसर स्थल है। देखिए, ऑप्शन ए है चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य, तमिलनाडु दिया है। ठीक है, बी है कांजली, पंजाब दिया है। सी है अंशुपा झील, कर्नाटक दिया है। डी है रेणुका आर्द्रभूमि, हिमाचल प्रदेश। तो कौन सा है जो सुमेलित नहीं है? देखिए, चित्रांगुडी पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु सही है, कांजली पंजाब भी सही है, रेणुका आर्द्रभूमि हिमाचल प्रदेश ये भी सही है। देखिए, रेणुका आर्द्रभूमि जो है ये सबसे छोटा रामसर स्थल है भारत का। क्या है? यह सबसे छोटा रामसर स्थल है भारत का। ठीक है ना, सबसे छोटा है। तो अंशुपा झील गलत है। अंशुपा झील कहाँ है? अंशुपा झील कर्नाटक में नहीं है बल्कि उड़ीसा में है। ठीक है, अंशुपा झील उड़ीसा में है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की देखिए। अंशुपा झील उड़ीसा में है और उत्तर प्रदेश में कुल कितने रामसर स्थल हैं? उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर स्थल हैं। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में कुल 10 रामसर स्थल हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.23% है। तो सही है ये। ठीक है ना, वर्तमान में उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का 9.23% है, ये सही है। वर्ष 2035 तक वनावरण एवं वृक्षावरण 15% तक किए जाने का लक्ष्य है। तो ये 2035 नहीं है, ये गलत है। कब तक है? 2030 तक है। 2030 तक प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण को 15% तक किए जाने का लक्ष्य है। तो केवल एक सही है, 2 गलत है। ऑप्शन ए सही है। ठीक है ना, ऑप्शन ए सही है, दूसरा गलत है। देखिए इसमें व्याख्या दिया है, वर्ष 2030 तक प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण 15% तक किए जाने का लक्ष्य है। ठीक है ना, 6% बढ़ाया जाएगा लगभग। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या होता है? जल में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने पर बना सोडा वाटर क्या होता है? ऑप्शन ए है अम्लीय प्रकृति का, ऑप्शन बी एक अपचायक है, ऑप्शन सी एक ऑक्सीकारक है और ऑप्शन डी क्षारीय प्रकृति का है। तो क्या होता है ये? अम्लीय प्रकृति का होता है। ऑप्शन ए सही है। ठीक है ना, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है? अब ये बताइए, निम्नलिखित में से किस में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है? ऑप्शन ए है मिट्टी में, ऑप्शन बी है सीमेंट में, ऑप्शन सी है कांच में, ऑप्शन डी है केरोसिन में। तो किस में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है? देखिए, मिट्टी में ऑक्सीजन होती ही है, सीमेंट में भी होती है और कांच में भी होती है। केरोसिन में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है क्योंकि केरोसिन हाइड्रोकार्बन होता है और हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होता है। तो इसी में ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। ठीक है ना, अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहिएगा। ठीक है ना, चलिए 11वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। फिटकिरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? फिटकिरी जो है गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है? ऑप्शन ए है अधिशोषण, ऑप्शन बी है अपोहन, ऑप्शन सी है अवशोषण, ऑप्शन डी है स्कंदन। तो किसके द्वारा पानी को स्वच्छ करती है फिटकिरी?
स्कंदन के द्वारा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 12वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु, ऑप्शन ए है सोडियम, ऑप्शन बी है कैल्शियम, ऑप्शन सी है आयरन, ऑप्शन डी है पोटेशियम। तो इसमें सबसे अधिक क्रियाशील कौन सी है, पोटेशियम है, डी ऑप्शन सही है। ठीक है, चलिए इसकी व्याख्या देखते हैं। देखिए, दिए गए धातुओं का क्रियाशीलता का क्रम क्या है, क्रियाशीलता का क्रम क्या है, पोटेशियम सबसे ज्यादा क्रियाशील, उससे कम सोडियम, उससे कम कैल्शियम और उससे कम आयरन क्रियाशील होता है, ठीक है ना। तो पहले नंबर पे पोटेशियम है, फिर सोडियम है, फिर कैल्शियम है, फिर आयरन है। दोस्तों ये हमारी सुपर फास्ट रिवीजन की सीरीज है, जिसका उद्देश्य है कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व कराना। इसलिए हम केवल बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की ही व्याख्या दे रहे हैं, बाकी ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हम आपको ऐसे ही सॉल्व कराने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। चलिए 13वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद, क्या पूछ रहा है, सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या वाला जनपद कौन सा है। चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए है सोनभद्र, ऑप्शन बी है मिर्जापुर, ऑप्शन सी है खीरी, ऑप्शन डी है बिजनौर। तो कहाँ सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं, सोनभद्र में, ऑप्शन ए सही है। 14वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता। ऑप्शन ए है चूना पत्थर, ऑप्शन बी है अभ्रक, ऑप्शन सी है बॉक्साइट, ऑप्शन डी है जिप्सम। तो क्या उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता, देखिए चूना पत्थर पाया जाता है, बॉक्साइट भी पाया जाता है और जिप्सम भी पाया जाता है। अभ्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता, तो ऑप्शन बी सही है, ठीक है। 15वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश के कुल कितने शहर स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित हैं। उत्तर प्रदेश के कुल कितने शहर ऐसे हैं जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित है। तो ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 18। तो कितने शहर हैं जो स्मार्ट सिटी से आच्छादित है, ऑप्शन ए 10 शहर हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है ना। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय शामिल किए गए हैं। तो 11वीं अनुसूची में क्या है, पंचायतों से संबंधित है। तो भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कुल कितने विषय हैं, ऑप्शन ए है 28, ऑप्शन बी है 29, ऑप्शन सी है 30, ऑप्शन डी है 31। तो कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना की गई है। कहाँ पूछा है, केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना। ये ध्यान दीजिएगा, प्रश्न पढ़ते समय उसको ध्यान से जरूर पढ़िए। तो ऑप्शन ए है 1909 के अधिनियम, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1919, ऑप्शन सी है भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन डी है भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो किसके द्वारा केंद्र में द्वैध शासन स्थापित किया गया, ऑप्शन सी भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, ठीक है ना। बहुत पूछा जाता है प्रश्न। 18वां प्रश्न है, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ। तो बताइए, भारत की संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन, इससे संबंधित एक सवाल अभी पुलिस की परीक्षा में आया भी था। तो देखिए, ऑप्शन ए है 10 जून 1946, ऑप्शन बी है 19 नवंबर 1947, ऑप्शन सी है 30 जून 1949, ऑप्शन डी है 9 दिसंबर 1946। तो कौन सी तिथि है जब संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन शुरू हुआ था। तो ऑप्शन डी है 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है ना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। क्या बताना है, कौन एक सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 39 से सामान्य एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ठीक है। ऑप्शन बी अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन, अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता और अनुच्छेद 48 न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। तो देखिए, अनुच्छेद 39 सामान्य एवं निःशुल्क विधिक सहायता सही है, अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन सही है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता, ये भी सही है,
ठीक है। अब ये है अनुच्छेद 48, ये न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण दिया है, ये गलत है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किस में है? अनुच्छेद 50 में है। तो अनुच्छेद 48 में क्या है, ये देख करके कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बताइए कि अनुच्छेद 48 में क्या है, ठीक है ना। हमें कमेंट करके बताइए जल्दी से। 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं और ये आखिरी प्रश्न है इस सीरीज का। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? ठीक है। ऑप्शन ए है कृषि, ऑप्शन बी है शिक्षा, ऑप्शन सी है पुलिस, ऑप्शन डी है रक्षा। तो इसमें कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? देखिए इसमें है, जल्दी बताइए, बी शिक्षा। शिक्षा समवर्ती सूची में है। पहले यह राज्य सूची में था, बाद में इसे समवर्ती सूची में सम्मिलित कर लिया गया। ठीक है, तो ये है हमारे 20 प्रश्न। दोस्तों आपको ये 20 प्रश्न कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। हम ऐसे ही बहुत कम समय में आपका ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का रिवीजन कराएंगे। ठीक है, प्री परीक्षा के लिए रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इससे गलतियां कम होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, सुधार बहुत हो जाता है। तो हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टेस्ट सीरीज के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।